प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने मोल कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा था। कुछ न्यूमेरिकल्स भी हमने किए थे। पिछले वीडियो में हमने एक मोल को डिफाइन किया था कि 6.022 इंटू 10⁻23 यूनिट्स के बराबर होता है। साथ ही साथ मैंने एक चीज कहा था कि किसी भी सब्सटेंस के मोलर मास में वन मोल पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस होंगे। ये कोरिलेशन हमने ऑलरेडी कर रखा है। आज हम देखेंगे कि गैसियस सब्सटेंस अगर है तो उसके आयतन, वॉल्यूम तथा उसके नंबर ऑफ एटम्स में क्या संबंध है। तो आइए हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं। इसके लिए एक नियम है, अवागार्डो का नियम। एवोगाड्रो लॉ यह कहता है कि एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर टू गैसेस विल ऑक्यूपाई सेम वॉल्यूम इफ दे कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अर्थात यदि दो गैसें हैं और दोनों गैसें समान अणुओं की संख्या को धारण करती हैं तो निश्चित तौर पे उन गैसों का आयतन भी समान होगा। अर्थात समान ताप एवं दाब पर किन्हीं भी दो गैसों का आयतन बराबर होगा यदि उनमें अणुओं की संख्या समान हो। तो अवागार्डो का यह नियम हम कैसे सिद्ध कर पाएंगे इसे? मान लीजिए कि हम एक गैस लेते हैं। अगर हम आइडियल गैस की बात करें तो आप जानते हैं कि होता गैस इक्वेशन, गैस समीकरण। यह होता है PV इज इक्वल टू nRT। अब अवागार्डो नियम की जो शर्त है कि यदि मॉलिक्यूल्स की संख्या समान हो तो उनका आयतन बराबर होगा। तो यहां पे कह रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मस्ट बी सेम। दिस implies number of molecules that will be number of moles of gaseous atoms ये सेम होंगे। अर्थात अगर हम n मान लें इनको तो परमाणुओं की संख्या अगर हम मोल में ले लें, अणुओं की संख्या मोल में ले लें तो एवोगार्डो नियम के अनुसार यह कांस्टेंट है, नियत है। क्योंकि इसमें कहा गया है कि इफ दे कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अर्थात नंबर ऑफ n जो नंबर ऑफ मोल्स है ये दोनों गैसेस के लिए कांस्टेंट होगा, एक होगा। पुनः इसमें कहा गया है कि चूंकि इस स्टेटमेंट में ही कहा गया है कि एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, अर्थात वहां पे प्रेशर भी कांस्टेंट है और टेम्परेचर भी कांस्टेंट। और इस PV इज इक्वल टू nRT में R ऑलरेडी एक गैस कांस्टेंट है, नियतांक है। n जो यहाँ था नंबर ऑफ मोल्स वो भी दोनों गैसेस के लिए यहाँ पे देख सेम हो गया प्रश्नानुसार।
जो सिद्धांत में दिया गया है उसमें यह कहा गया कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर होंगे, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बराबर होंगे। तो अब अगर हम इसको V को यहाँ से कैलकुलेट करें तो V विल बी इक्वल टू nRT बाई P। अब आप देख रहे हैं राइट साइड में n भी कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट हो गया, T भी कांस्टेंट है और P भी कांस्टेंट। तो ये पूरा राइट हैंड साइड जो हो गया ये कांस्टेंट हो जाएगा। V कांस्टेंट होने का मतलब है कि जितनी भी गैसें हमने ली है यदि उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर हैं तो निश्चित तौर पे V नियतांक होगा, अर्थात V भी क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ बोथ द गैसेस विल बी सेम। यहाँ से यह निष्कर्ष निकल रहा है कि यदि दो गैसों के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर हों किसी निश्चित ताप एवं दाब पर, तो उन गैसों का जो आयतन होगा वह भी क्या होगा, बराबर होगा। तो इसे हम गैस इक्वेशन से प्रूव कर पाते हैं। आगे है कि हम जानते हैं कि 1 मोल आइडियल गैस अगर हम ले लें, किसी भी आइडियल गैस का 1 मोल ले लें, तो इसका जो आयतन होता है वह स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर STP पर 22.4 लीटर होता है। अर्थात स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, या कभी कभी इसी को NTP कहा जाता है, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इस स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर किसी आदर्श गैस के 1 मोल अणु यदि ले लिए जाएं तो वो 22.4 लीटर आयतन घेरते हैं। अब प्रश्न उठता है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या है। तो जो पुरानी पद्धति थी उसमें स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर में हम प्रेशर को 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेते थे, 1 वायुमंडलीय दाब लेते थे, तथा टेम्परेचर को 0 डिग्री सेंटीग्रेड लेते थे। किंतु जो मॉडर्न कन्वेंशन है इसमें हम प्रेशर को 1 बार लेते हैं तथा टेम्परेचर को 273.16 डिग्री केल्विन लेते हैं। पुरानी और नई पद्धति में अंतर क्या आया, वहाँ पे जहाँ पे दाब को एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाले यूनिट में लेते थे, टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में लेते थे, वहीं नए में प्रेशर को बार में नापते हैं और टेम्परेचर को केल्विन में नापते हैं। अब चूंकि यहाँ पे एक रिजल्ट आ गया कि 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP विल बी इक्वल टू 22.4 लीटर। कोई भी गैस होगी उसके 1 मोल में 1 मोल का जो आयतन होगा वह स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर 22.4 लीटर ही होगा, वो चाहे जो गैस हो। तो यदि यह किसी गैस के लिए लागू होता है तो निश्चित तौर पे अगर हम 1 मोल हाइड्रोजन ले लेंगे तो अभी 22.4 लीटर होगा। 1 मोल ओजोन ले लें तब भी उसका आयतन 22.4 लीटर ही होगा। यदि 1 मोल मीथेन ले लें तब भी उसका आयतन 22.4 लीटर ही होगा। अर्थात यदि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गैसेस के बराबर हैं तो उनके द्वारा बराबर आयतन धारण किया जाएगा। यहाँ पे एक रिलेशन डेवलप होता है। यदि हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना हो, कोई गैस हो, उसका आयतन दिया हो, तो हम उस गैस के उस आयतन में नंबर ऑफ मोल्स की संख्या को कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए हमें करना क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर STP पर उस गैस का जो आयतन होगा उसको हम लीटर में कन्वर्ट कर करके लिख लें और उसे हम
22.4 लीटर से डिवाइड कर दें। यह चीज आया कहाँ से? अब चूंकि यहाँ पे एक चीज दिया है कि 22.4 लीटर आयतन है 1 मोल गैस का। अभी हमने बताया कि 1 मोल गैस बराबर होता है STP पर 22.4 लीटर। तो अगर हम इसी को उलट के लिख लें तो 22.4 लीटर आयतन बराबर हो जाएगा 1 मोल गैस के। इसलिए 1 लीटर अगर हम निकाल लें, 1 लीटर आयतन अगर हम ले लें तो ये हो जाएगा 1/22.4 इतने मोल। अब यदि इसी को हमारे पास जो आयतन दिया हो वह x लीटर हो, x लीटर आयतन में मोलों की जो संख्या होगी वह हो जाएगी x/22.4 मोल। तो इसी चीज को अगर हम सूत्र के रूप में लिखें तो गैस के मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस will be equal to volume of gas in liter divided by 22.4 लीटर। ये जो संख्या निकल के आएगी यही सूत्र के रूप में, फार्मूले के रूप में यहाँ पे लिखी गई। वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर एट STP डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। अब एक रिलेशन है, हम जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स n ये बराबर होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। यदि किसी पदार्थ के n अणु या n यूनिट्स ली गई हों, यदि हम उसको एवोगाड्रो संख्या Na से डिवाइड कर दें तो जो संख्या प्राप्त होगी वही होगा नंबर ऑफ मोल्स। अब इस नंबर ऑफ मोल्स को हम दूसरे ढंग से भी लिख सकते हैं। यदि उस पदार्थ का द्रव्यमान दिया ग्राम में और मोलर मास उसका दिया हो, तो यदि हम उस पदार्थ के द्रव्यमान को उस पदार्थ के मोलर मास से डिवाइड कर दें तब भी हमें उस पदार्थ के नंबर ऑफ मोल्स की गणना की जा सकती है। इसी प्रकार यदि गैसियस सब्सटेंस हो, उसका आयतन दिया गया हो, उसका वॉल्यूम अगर हमको दिया गया हो, तो उसको यदि हम 22.4 लीटर से डिवाइड कर दें तो भी जो हमें प्राप्त होगा वह उस सब्सटेंस में नंबर ऑफ मोल्स को डिटरमिन करता। तो यह एक जनरल फार्मूला है कि n = n/Na = W/m = V/22.4। अब जिस भी टर्म में हमको नंबर ऑफ मोल्स निकालना होगा इस फार्मूले को हम यूज कर करके निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 मोल, हम दूसरे ढंग से इसी चीज को समझ सकते हैं कि 1 मोल जो है यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, अगर 1 मोल को हम इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम चेंज करेंगे तो ये होगा 22.4 लीटर एट NTP और STP। यदि 1 मोल को हमें इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल चेंज करना हो तो हम जानते हैं कि 1 मोल = 6.023 into 10⁻23 एटम्स और मॉलिक्यूल्स। यदि इस 1 मोल को मास के रूप में हमें कन्वर्ट करना हो तो 1 मोल बराबर होता है मोलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस। जैसे यदि हम ले लें 1 मोल ऑक्सीजन, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अब यदि हम कहें कि 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में
इसका आयतन कितना होगा। तो 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का आयतन कितना होगा, 22.4 लीटर। यदि हम कहें कि 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, तो निश्चित तौर पे ये होगा 6.023 × 10⁻23 मॉलिक्यूल। यदि हम इस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में यह जानना चाहें कि कितना द्रव्यमान होगा इसका, 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का मास कितना होगा, तो निश्चित तौर पे यह इस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के मोलर मास के बराबर होगा। और हम जानते हैं ऑक्सीजन का मोलर मास ये होगा 2 × 16, दैट विल बी 32 ग्राम। तो निश्चित तौर पे 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का जो द्रव्यमान होगा या मास होगा वह 32 ग्राम होगा। तो इस ढंग से हम इसको कोरिलेट कर सकते हैं कि 1 मोल को हम वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 मोल को हम ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 मोल को हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक उदाहरण लेते हैं और उससे समझते हैं कि कैसे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है, एक क्वेश्चन है कि फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 11.2 लीटर ऑफ CH4 at STP। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ CH4 यानी मीथेन इज इक्वल टू 11.2 लीटर। हमसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें कैलकुलेट करना है। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अगर हमें इस वॉल्यूम की सहायता से नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाएं कि इस मीथेन में कितने मोल होंगे, तो हम निश्चित तौर पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने अभी एक इक्वेशन देखा था कि N इज इक्वल टू W अपॉन M इज इक्वल टू V अपॉन 22.4 इज इक्वल टू N अपॉन NA। चूंकि हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स अर्थात ये ज्ञात करना है, यही नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमको ज्ञात करनी है, और यहाँ पे हमारे पास V दिया हुआ, वॉल्यूम दिया है। तो अगर हम इन दोनों को एक साथ ले लें तो हम निकाल सकते हैं। V कितना दिया है, 11.2 लीटर, नीचे है 22.4 लीटर इज इक्वल टू N अपॉन यानी यहाँ पे होता है एवोगाड्रो संख्या, जिसकी वैल्यू होती है 6.023 × 10⁻23। अब यदि हम इसको कट करें तो 1 2 and N will be equal to 6.023 × 10⁻23 multiplied by divided by 2। इसकी जो वैल्यू आएगी आप निकाल सकते हैं, 3.0115 × 10⁻23। तो 11.2 लीटर मीथेन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने प्रेजेंट होंगे, वो इस फार्मूले से हम यहाँ निकाल सकते हैं। इसी को हम दूसरे ढंग से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम चूंकि यहाँ पे जानते हैं कि 1 मोल ऑफ CH4 at STP is equal to 22.4 लीटर। निश्चित तौर पे यदि हम 11.2 लीटर लें, this implies number of moles will be equal to 11.2 divided by 22.4,
that will be 1/2 मोल। अब 1/2 मोल का मतलब क्या हो गया, 1/2, और 1 मोल का अगर हम पार्टिकल लें, पार्टिकल्स की संख्या के रूप में लें, ये होता 6.023 इंटू 10⁻23। इसको अगर हम कट करेंगे तो जो अभी हमने आंसर देखा 0.0115 इंटू 10⁻23 इस ढंग से आ सकता है। तो आप यूनिटरी मेथड ऐकिक नियम से लगा सकते हैं इसको। इसी चीज को आप इस फार्मूले के रूप में भी सॉल्व कर सकते हैं। इससे जुड़ा एक क्वेश्चन हम और लेते हैं। इसमें दिया गया है that 44 liter of ozone gas at STP contains 44.8 लीटर ओजोन गैस ली गई है। हमें बताना है कि हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन दिस। दूसरे बताना है कि मास ऑफ सैंपल, उस सैंपल का मास क्या होगा। सेकंड हमें बताना है नंबर ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल्स। तीसरा बताना है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। तो हमारे पास फार्मूला है n इज इक्वल टू n/Na इज इक्वल टू W/m इज इक्वल टू V/22.4। यहाँ पे हमें V दिया हुआ है, V इज इक्वल टू 44.8 लीटर दिया है, और हमसे कैलकुलेट कराया है कि हाउ मेनी मोल्स। तो A के लिए हम क्या करेंगे, हाउ मेनी मोल्स, n इज इक्वल टू V/22.4। V की वैल्यू यहाँ पे दी गई है 44.8 लीटर एंड 22.4 लीटर। कैंसिल कर देंगे, आ जाएगा 2 मोल्स। तो n नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल टू 2 मोल्स। सेकेंड में कह रहा है कि मास ऑफ सैंपल। सेकेंड है मास ऑफ सैंपल। तो मास ऑफ सैंपल हमारा है V/m। अब चूंकि यहाँ पे W/m इज इक्वल टू V/22.4, इसको यूज कर लें। चूंकि हमारा ये ओजोन गैस है तो मोलर मास ऑफ ओजोन निकाल लीजिए। m of molar mass of ozone will be equal to 3 multiplied by 16, that will be 48 ग्राम। अब ये वैल्यूज पुट कर दीजिए। W हमें कैलकुलेट करना है, m आ गया 48 ग्राम, V की वैल्यू है 44.8 डिवाइडेड बाई 22.4, ये कैंसिल हो जाएगा 2। तो W की जो वैल्यू आएगी वह आ जाएगी 96 ग्राम। 48 multiplied by 2, that will give you 96 gram. In next question, number of ozone molecules। यहाँ पे number of moles कितने आ गए थे? Number of moles of ozone is 2 moles। चूंकि हम जानते हैं कि number of ozone molecules will be equal to number of moles multiplied by एवोगाड्रो संख्या यानी Na। नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे 2 मोल्स हैं, एवोगाड्रो संख्या 6.023 इंटू 10⁻23, that will give you 4601.2 20।
ये हमारी वैल्यू आ जाएगी कि नंबर ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। अब इसी में लास्ट जो पूछा है कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, यहाँ पे दिख रहा है कि 1 ओजोन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 3 ऑक्सीजन एटम। एक ओजोन में कितने एटम हैं ऑक्सीजन के? 3। अब हमें पूरे सैंपल में नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम निकालना है, और हमने जो कैलकुलेट किया नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स वो कितना आया? 1.2046 इंटू 10⁻⁴ 24। यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई कर दें, दैट विल बी 3 मल्टीप्लाइड बाई 1.2046 इंटू 10⁻24। अब इस चीज को आप कैलकुलेट कर लीजिए, यही जो होगा आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम निकालने के लिए हम नंबर ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल्स पहले निकालें, और चूंकि एक मॉलिक्यूल या अणु में ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या या एटम्स की संख्या कितनी है? 3 है। तो जितनी इस मॉलिक्यूल की संख्या होगी उसमें अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आ जाएंगे। तो ये संख्या 3 मल्टीप्लाइड बाई 1.2046 इंटू 10⁻24 होगी। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और करेंगे, और हम एक नई टॉपिक की शुरुआत करेंगे। थैंक यू।